देखिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले 2024 में भी आ चुका है, पिछले साल आ चुका है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है आपके जो किताब में एनसीईआरटी बुक में जो बनाया गया है, एक कंस्ट्रक्शन तरीके से बनाया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है और एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया है। तो हम उस तरीके से भी बताएंगे, पर उससे पहले हम एक अब दूसरा तरीका से बताएंगे, और वो तरीका ऐसा है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points। तो यदि एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, और एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड पे पैरेलल है, मान लो वो बीसी से पैरेलल है। ठीक है, और वो लाइन कौन है? डीई लाइन है। ठीक है, और ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड, मतलब ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे। मतलब ए बी को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को यहाँ से। तो ये एक लाइन है। ठीक, तो ये डी ए। ओके, नाउ फिर बोला है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये एक प्रकार का थ्योरम है। समझिए, एक थ्योरम है कि अगर एक लाइन जो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है और वो लाइन बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो साइड को कट कर रहा है, तो अगर पैरेलल है और कट कर रहा है तो जो साइड कट हुआ है वो इक्वल रेशियो में कट होगा। मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, बोला है कि अगर पैरेलल होगा, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए। यही है मेरा थ्योरम, इसी को हम प्रूफ कर देंगे। तो आगे से इस थ्योरम को हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे, और इसी थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो गिवन क्या है? ये है हमें गिवन। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर पैरेलल है तो मुझे ऐसा शो करना है। तो जो प्रूफ करने के लिए दिया है उसे ध्यान से देखिए। एडी है और डीबी है, और फिर एई और बाई एसी। ओके, एडी इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड डीबी इज अ साइड। ये किस ट्राइंगल का साइड है? ये तो किसी ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, ये तो एक ट्रेपीजियम डीई बी सी, इसका ट्रेपीजियम का साइड है। तो क्या करें? मेरा यहाँ प्लानिंग क्या है कि हम दो ट्राइंगल चुनेंगे। ओके, और दो ट्राइंगल को हम सिमिलर अगर प्रूफ कर दें तो हम लिख सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या कहा गया कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही दो ट्राइंगल खोज रहे हैं। तो ए डी साइड और डी बी, ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी, ऐसा देख के लग रहा है ना कि दो साइड का रेशियो है ना, और वो इक्वल है। तो अगर ये चीज हमें कब लिखने को मिलेगा? जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। समझ में आई बात? तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब दो ट्राइंगल खोजना है, तो वो दो ट्राइंगल तो यहाँ नहीं दिख रहा है। ए डी से एक ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है एडीई, और डीबी से एक ट्राइपीजियम दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा ट्राइंगल तो लेते ही हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा, और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला लेते हैं। पर कहोगे सर बड़ा वाला में तो ए बी साइड है, डी बी साइड है ही नहीं। ठीक है, ए बी साइड है, पर बाद में उसे हम डी बी बनाएंगे। देखिए कैसे। तो हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं और इन दो ट्राइंगल पे काम करेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी में देखिए और ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें, अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ऐसा लिख देंगे। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करें? तो सिमिलर प्रूफ करने के तीन क्राइटेरिया हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, और एक है साइड साइड साइड। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा ट्राइंगल और ये बड़ा सा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एंगल ए कॉमन है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों का, है ना। क्यों? क्योंकि कॉमन है। फिर देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्यों? तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन हो और उसे एक लाइन कट कर दे
तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। वो दो नियम होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर से ये दोनों इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर से ये दोनों इक्वल। तो वैसे ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल। तो भाई एंगल 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 है ना, ये भी लिख सकते हैं या एंगल एंगल। किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बाई एंगल एंगल एंगल, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल एंगल से हमने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस ए डी बाई ए बी। देखिए नाम भी बड़ा ही तरीके से लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी। अगर कोई ऐसे लिख दे कि ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। एकदम यहाँ आगे ए लिखे हैं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल को ही लिखेंगे, है ना। ए का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, छोटे वाले में ए है तो बड़े वाले में ए का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, तो ए। छोटे वाले में डी है तो बड़े वाले में डी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, बी, तो फिर बी यहाँ लिखेंगे। यहाँ आगे ए, फिर ई का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है बड़े वाले में, छोटे का ई, बड़े का कौन, सी, तो सी। तो ऐसे ही लिखना है। और इसके लिखने का एक फायदा भी होता है कि आप जब कोरिस्पॉन्डिंग साइड बनाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि किसका कौन सा साइड ले। नहीं तो अगर अच्छे से नहीं बनाओगे, ये सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आप ऐसे गलती कर दोगे, छोटे वाले का ए डी लोगे और फिर बड़े वाले का ए सी ले लोगे, है ना। तो ये गलती होगा। ऐसे नाम लिखोगे, सही नाम लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगा। देखिए ए डी, तो इसमें ए बी लेना है, इधर आगे ए डी है तो आगे ए बी है, तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू, अब इधर देखिए डी डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अब मेरा किससे काम है, मेरा ए डी बाई डी बी, पर यहाँ ए डी बाई ए बी है। ओके कोई बात नहीं, ए बी को हम डी बी बनाएंगे और इधर डी बाई बी सी से मुझे कुछ काम नहीं है। यहाँ देखिए ए ई बाई ए सी, तो यहाँ ए ई बाई ए सी है तो इसे भी हम ए सी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखिए ये ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं यहाँ पे, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अब मुझे किसी तरीके से इसको ऐसा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए डी है और नीचे ए बी है और यहाँ डी बी है। तो डी बी को ए बी कैसे बनाया जाए, सॉरी यहाँ पे ए बी को डी बी कैसे बनाया जाए, तो ए बी देखिए ये है, ए बी में डी बी, ए बी को डी बी कैसे बनाए, तो ए बी में अगर ए डी घटा दे तो डी बी बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ए बी में अगर ए डी घटा दे तो क्या बन जाएगा, डी बी बन जाएगा ना। तो यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या आया रिलेशन यहाँ से, डी बी प्लस ए डी, है ना। ए बी इज इक्वल टू डी बी प्लस ए डी। तो यहाँ पे अगर हम डी बी प्लस ए डी लिख दे तो फिर कहोगे सर ए डी तो आ जाएगा, नीचे डी बी तो आ जाएगा, ए डी बाई नीचे ए बी की जगह पे डी बी प्लस ए डी रखोगे तो डी बी तो आ जाएगा, पर एक एक्स्ट्रा ए डी आ रहा है, तो उसका चिंता आप मत करें, उसे हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए डी, ए बी की जगह पे डी बी प्लस ए डी, और इधर भी वही काम करते हैं, ए सी के जगह पे, जैसे यहाँ पे ए बी की जगह पे डी बी प्लस ए डी लिखे, वैसे ही ए सी की जगह पे हम ए ई प्लस ई सी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए ये मुझे ए डी ठीक है, डी बी मेरे सो जैसा प्रूफ करना है उसके जैसा है, बट ये एक्स्ट्रा ए डी मुझे नहीं चाहिए, तो इसे खत्म करना है। तो कैसे करें खत्म, तो जैसे कि आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगा, जैसे मान लो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 ऐसा होता है ना, दो ऊपर नीचे दो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको उल्टा करेंगे, इधर LHS में उल्टा करते हैं तो RHS में भी उल्टा होता है, तो वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे भी करते हैं, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, इधर भी ए ई प्लस ए सी बाई ए ई। अब दोनों को ए डी से डिवाइड करते हैं तो डी बी बाई ए डी, इधर प्लस ए डी बाई ए डी करेंगे तो 1 आएगा, और सेम काम यहाँ पे भी ए ई बाई ए ई करेंगे तो 1 और ए सी बाई ए ई, दोनों तरफ 1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मिला डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई, और इसे फिर से वापस ऐसे ही उल्टा करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए डी बाई, तो हमें मिल जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, है ना। तो प्रूफ्ड। तो यहाँ पे क्या था, बस दो ट्रायंगल खोजे और वो ऐसा ट्रायंगल खोजे जिसका साइड यहाँ पे हो, है ना, और फिर उस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किए और फिर सिमिलर हो गया तो उसके बाद दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग साइड
को इक्वल कर दिए, है ना, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड मेरे प्रूफ में था, है ना, मेरे प्रूफ में वही साइड था जो उस दो ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो था, तो इस तरीके से इक्वल हो गया। तो हम ये भी कर सकते हैं एग्जाम में, पर हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है वो दूसरे तरीका से किया है, तो वो तरीका भी समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर से उस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक थर्ड साइड है जो इस ट्रायंगल को कट कर रहा है और वो थर्ड साइड इस ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो ये जो लाइन कट किया है वो इक्वल रेशियो में कट करेगा। तो देखिए ऐसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ से शुरू कर रहे हैं, गिवन वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं। तो हाँ, एक चीज टू प्रूफ हमें लिख देना है, टू शो क्या करना है हमें, शो वो जरूरी है लिख देना। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्लानिंग है, कैसे हम इसे डील करें। मुझे ये ए डी और डी बी चाहिए, तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम ये ए डी ई ट्राइंगल ले लिए थे और एक ए बी सी ट्राइंगल ले लिए थे। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे कि डी बी साइड बोला है ना, हमारे प्रूफ में डी बी साइड और ए डी साइड का रेशियो है। तो ए डी से तो एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, पर डी बी से कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं कि उस ट्राइंगल का एक साइड डी बी हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, और सिमिलरली ई सी के लिए भी है। ठीक है, नाउ अब ये जो ट्राइंगल है मेरा डी बी ई, इस ट्राइंगल में डी बी मेरा एक साइड है, डी बी ट्राइंगल में मेरा डी बी साइड है, और ए डी ट्राइंगल में मेरा एक ए डी साइड है। क्या इस दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें? मुझे किसी भी तरीके से, चाहे सिमिलर करके या किसी और तरीके से, हमें ए डी और डी बी का रेशियो चाहिए। अब आप सोचिए, एक तो सिमिलर करके हम दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर दिया, वो तो अलग बात है, वो तरीका एक अलग है। इसमें हम एक दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, किसी और तरीके से सोच रहे हैं कि क्या करें कि ए डी और डी बी कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है या कुछ ऐसा है जिसमें ए डी और डी बी आता हो। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, इस डी बी ई का एरिया निकालें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, जिसमें डी बी को बेस लेंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन होगा, तो अगर हम ये बेस लिए हैं तो इसके ओपोजिट वर्टिसेस ई से हम एक हाइट बनाएंगे, है ना, और वो हाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो ऐसा बनाएंगे, इस पे तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एम इसका नाम देते हैं, तो हाफ इंटू डी बी इंटू ये एम ई, ऐसा लिख दिए। समझिए मेरा प्लानिंग, समझिए मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो सोचिए, वो देखिए। डी बी का एरिया निकाल दिए, इसमें डी बी आ गया, और ऐसा ही काम हम इसके लिए भी करते हैं, ए डी ट्राइंगल के लिए करते हैं, और उसका भी एरिया निकालते हैं, और उसमें भी ऐसा ए डी आएगा, और फिर दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं, एरिया ऑफ ए डी ई, तो इसका इधर नीचे लिखेंगे हाफ इंटू बेस, और हाइट इसका क्या लिखेंगे, हाइट तो एम ही लिखेंगे ना, है ना। अगर हम ए डी बेस लेंगे तो हाइट कौन होगा, ए डी बेस के ओपोजिट वर्टिसेस से खींचा गया परपेंडिकुलर, है ना। तो ये अब यहाँ से ये ए बी हाफ हाफ कटा, ये एम ई कटा, तो दोनों का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू डी बी बाई ए डी, जो कि मुझे प्रूफ में लाना है। तो प्रूफ का एल एच एस तो आ गया है, अब आर एच एस इसी तरीके से इस ट्राइंगल और इस ए डी ई के लिए करेंगे, तो उधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं, और यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ हमने डी बी ई लिया था तो हमें डी बी साइड आया, तो हम यहाँ क्या लेंगे, सोचिए आप, सोचिए, डी ई सी लेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो हमें मिलेगा हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या लें, इधर हाइट, अगर हम ई सी बेस लिए हैं तो हाइट कौन सा लेना चाहिए, तो हाइट हमें ये लेना चाहिए। तो अगर हम ए सी साइड पे ले जाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा उस ए सी के एक्सटेंडेड पोर्शन पे, प्रोसीड जो आगे है उस पे हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये नाम देते हैं एन, ई एन। अब यही काम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के साथ कर रहे हैं। ठीक है,
तो हाफ इंटू, अब देखिए इस वाले केस में हम बेस AD लिए थे क्योंकि मुझे AD और DB का रेशियो चाहिए। इस वाले केस में हम बेस A ही लेंगे, है ना। किसी भी फिगर का जो हम एरिया निकालते हैं तो उसमें बेस कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग बेस पे अलग अलग परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम AE बेस लेते हैं ताकि मुझे AE/EC रेशियो मिले, देखिए ध्यान से, है ना। तो ये DN परपेंडिकुलर लेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे EN लिख दिए हैं, EC साइड लिए हैं तो DN परपेंडिकुलर लिखेंगे ना, ठीक है। नाउ DN और ये हाफ हाफ कटा तो यहाँ पे EC/AE आया। तो अब देखिए ये दोनों बन गया है, अब इन दोनों को इक्वल करना है ताकि हम ये टू प्रूफ को इसको हम प्रूफ कर सकें। तो इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना होगा, और इन दोनों में ध्यान से देखिए तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर सेम करना है। तो क्या ये DBE ट्राइंगल और DBE ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर LHS इक्वल होगा, तो फिर RHS भी इक्वल हो जाएगा और फिर हम प्रूफ कह सकते हैं। तो DBE ये है ट्राइंगल और DEC ये वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों इक्वल है? तो देखिए जब भी एक थ्योरम है कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ट्राइंगल बनाते हैं तो वो ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम होता है। ऐसा कैसे सर, ऐसे कैसे सेम होगा, मुझे फील नहीं आ रहा है। देखिए इस चीज को हम अभी तुरंत 1 सेकेंड में प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये मेरा DE है और ये मेरा BC है, ओके। तो ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये जो कि मेरा DBE है ये वाला, और फिर ये एक, ठीक है, जो कि ये है। अब क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा, कैसे मान ले? तो देखिए इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ BDE। तो यहाँ तो निकाले तो थे सर, ये DBE का एरिया हाफ DBME, हाँ निकाले थे, पर हम इस तरह से एरिया नहीं निकालेंगे, इस टर्म में एरिया नहीं निकालेंगे, मतलब वैल्यू वही होगा पर अलग बेस और अलग परपेंडिकुलर लेके निकालेंगे। तो कौन सा बेस लीजिएगा? तो बेस हम DE ले लेते हैं। अगर हम DE बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ये है ना, समझ रहे बात को। तो एरिया निकालते हैं, BDE का एरिया निकालते हैं। तो हाफ, इस बेस के लिए हाफ इंटू बेस और हाइट ये BM, इसका नाम देते हैं फिलहाल, क्या नाम देते हैं, M देते हैं, तो BM। अब इस DEC का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू बेस क्या ले, तो वही बेस ले ताकि मुझे कंपेरिजन करने में इजी हो, है ना। दिखाना है ना मुझे कि दोनों सेम है, तो दोनों में सेम सिचुएशन लेते हैं, दोनों का जो बेस लिए थे वही बेस लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस सेम है तो सेम बेस लेते हैं ताकि हमें प्रूफ कर सके कि दोनों का एरिया सेम है ना। अगर आपको कहें कि देखिए ये दोनों सेम है तो कहो क्या है सर, इसमें DB है, इसमें EC है, इसमें DB है, इसमें EC है, ये DB है और ये EC है, ये दोनों इक्वल कहाँ है, कैसे मान ले कि इक्वल है? और देखिए, और इसमें ME है और इसमें DN है, ME कहाँ है सर, ME यहाँ है, ME और इसमें DN, ये दोनों इक्वल है कि नहीं पता नहीं। तो क्योंकि ये दोनों है इक्वल पर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि अलग टर्म्स में है, समझ रहे हैं बात को। जैसे 1/2 इज इक्वल टू 4/8, तो कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो कहाँ दिख रहा है सर, इधर 1 है, इधर 4, इधर 2, इधर 8 है, पर दोनों है इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वल। वैसे ही वो दिख अलग रहा है, उसका एक्सप्रेशन अलग है, पर दोनों है। यहाँ पे हम ऐसा काम कर रहे हैं, दोनों का एरिया निकाल रहे हैं और एक ही टर्म में निकाल रहे हैं, मतलब जो डेटा जो साइड इसके लिए हैं वही साइड इसके लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का बेस सेम है तो इसका भी हाफ इंटू बेस और हाइट ये DBM ही हो जाएगा। देखिए इसके लिए हाइट बनाते हैं, ये कुछ होगा, है ना, ऐसा। तो ये वाला साइड और ये इसका नाम देते हैं BN, तो NC और BM सेम होगा। क्यों सेम होगा सर? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ हम अगर हम NC भी लिख दें तो दैट NC इज इक्वल टू BM, तो ये इससे इक्वल है और D इक्वल है, हाफ इक्वल है, तो इस तरीके से कहेंगे कि ये दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ से हम ये चीज दोबारा ये प्रूफ नहीं करेंगे, ये सब चीजें आपकी किताब में ये प्रूफ नहीं किया गया है,
तो क्या करेंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में किया गया ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो। हाँ, ये बात लिखना जरूरी है, जिसका बेस सेम हो तब उन दोनों का एरिया सेम होगा। अगर कोई ऐसे ट्राइंगल बना दे, दो पैरेलल लाइन है, देखिए ध्यान से, दो पैरेलल लाइन है और एक ऐसा ट्राइंगल ऐसे छोटू सा बना है और एक इतना बड़ा ट्राइंगल बना है, तो इन दोनों का एरिया सेम नहीं है, क्योंकि इसका बेस इतना है और इसका बेस इतना है, तो इन दोनों का एरिया सेम नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम होना चाहिए, तभी दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन विल बी इक्वल टू ईच अदर इफ देयर बेसेस आर सेम। ओके, तो ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो गया और इस तरीके से दोनों का एलएचएस इक्वल हो गया, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा और प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनफॉर्मल वे में बनाए हैं, रूल रेगुलेशन जो होता है एक तरीके से नहीं बनाया है, आपको हम समझाने की कोशिश किए। ठीक है, आपका ये काम है, आपको आप क्लास 10th में हो तो आप तो इतना कर ही लोगे, है ना, ये तो 9th से करते आ रहे हो, तो आप एक तरीके से इसको बनाना अपने एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।